हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज से आपके न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट होने वाली। जैसा कि मैंने पहले भी आपको अनाउंस कर दिया था कि मंगलवार से आपको न्यूमेरिकल की सीरीज देखने को मिलेगी और न्यूमेरिकल की सीरीज के लिए आप सभी लोग अनसॉल्व पेपर खरीद लीजिएगा। तो सभी बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमारे पास अनसॉल्व पेपर है, तो चलिए आज से जो है आपकी न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे सन 2018 से, ठीक है। तो 2018 से अब देखिए, हमने कहा तो था आपसे कि एक साथ 7 सेट के क्वेश्चन एक साथ करवाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा प्लान में चेंजेस है। तो 7 सेट के एक साथ ना करवा के पहले वीडियो में 4 सेट, ठीक है, दूसरे वीडियो में 3 सेट। तो इस तरीके से 4 और 3 के कॉम्बिनेशन में टोटल 3 ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं। तो यानी 3 दूनी 6, ठीक है। 6 वीडियो शार्ट के और 3 वीडियो लाएंगे, तो 6 3 9, टोटल 9 वीडियो आपको न्यूमेरिकल के मिलेंगे। तो इसमें जो है 2018 में आपके कितने सेट सॉल्व किए जाएंगे? आज की इस वीडियो में 4 सेट सॉल्व किए जाएंगे और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्रम से सेट सॉल्व किए जाएगा। तो सभी लोग, जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉपी पेन लेके बिल्कुल तैयार हो जाइए हमारे साथ। जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे, कैलकुलेशन आप भी करिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन स्वयं करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए आ जाइए। पहला सेट है आपका सेट FKFR, ठीक है। तो सेट नंबर जो है आपका पहला है FKFR, पहला सेट। इस पहले सेट में बहुविकल्पीय वाले प्रश्न आपको पहले ही ऑलरेडी करवा दिए गए हैं। तो बात करते हैं न्यूमेरिकल की। पहला न्यूमेरिकल है 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। कोई एक प्रोटॉन है, उसको 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। तो प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रोटॉन का हमें क्या निकालना है? वेग ज्ञात करना। कोई भी प्रोटॉन है, अगर हम उसको एक्सेलरेट करते हैं कोई भी पोटेंशियल से, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी? 12 mv²। लेकिन वहीं पे इसको अगर हम b वोल्ट से क्या करें, त्वरित कर दें, तो इसकी कुल ऊर्जा कितनी बराबर? यही हो जाएगी E के बराबर, और E = हो जाएगा EV के, ठीक है, EV। तो यहाँ से 12 mv² कितना हो जाएगा? EV। तो v² कितना हो जाएगा? 2EV/m। तो v क्या हो जाएगा? √2EV/m, ठीक है। अब देखो वैल्यू क्या क्या दे रखी है। हमको दिया है विभवांतर का मान v 500 वोल्ट। कितना? 500 वोल्ट, ठीक है। और कुछ नहीं दिया है, और कुछ हमें चाहिए भी नहीं। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, E, इसका मान कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस का। आगे है v का मान दिया m। प्रोटॉन का द्रव्यमान mp = होता है 1.673 × 10⁻⁻27 kg। अब यही वैल्यू यहाँ क्या करनी है? पुट करनी है, और इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। कैलकुलेशन डू इटसेल्फ, ठीक है। वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो इटसेल्फ और बताओ कितना आ रहा है। जितना भी आएगा उतना मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। v = तो इसको सॉल्व कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, हर सेट में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा। हर सेट में एक क्वेश्चन, बाकी तो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा जो आपको सॉल्व करना रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। इसके फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब का किरण आरेख, तो किरण आरेख आप दर्शाएंगे, हम इसकी क्या निकाल दे रहे हैं? फोकस दूरी निकाल दे रहे हैं। तो क्षमता कितना दिया हुआ है? क्षमता P = -2 डायोप्टर। तो फोकस दूरी F = क्या था? 1/P। तो 1/, जहाँ पे ये क्या होता? ये होता 100, ठीक है। वो मीटर में होता 1 मीटर, लेकिन इसको जब सेंटीमीटर में बदलोगे तो अब ये किस में हो गया? सेंटीमीटर में, ठीक है। जब 1/P लिखा जाएगा तो जो 1 होता है वो मीटर में होते हैं, यानी फोकस दूरी। चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 ही रहने दो, लेकिन ये फोकस दूरी जो आएगी वो किस में आएगी? मीटर में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा?
-2 कितना आ जाएगा, -0.5 मीटर। सेंटीमीटर में बदलोगे तो -50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी नेगेटिव आ रही, मतलब लेंस कौन सा हुआ, अवतल लेंस। ठीक है, लेंस हमारा हो गया अवतल लेंस हो गया। और अवतल लेंस की फोकस दूरी पर अगर कोई वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसका आपको किरण आरेख खींचना है और आप वो खींचेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 3/2 अपवर्तनांक वाले। ठीक है, थोड़ा सा समझना है इसको, क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं, बस थोड़ा सा इसको समझने की देरी है। अगर समझ गए तो कोई दम नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन बहुत टफ है, ध्यान से समझो। 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कोई कांच का हमारा एक इस तरीके से उत्तल लेंस है। ठीक है, और इसका अपवर्तनांक यानी n कितना है, इसका 3/2। ठीक है, और इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, क्या है, वक्रता त्रिज्या यानी कि r = दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस के दोनों ओर 4/3 अपवर्तनांक, यानी इधर जो माध्यम है, इधर माध्यम, ठीक है, और इधर माध्यम, इसका अपवर्तनांक दिया है 4/3। 4/3। ठीक है, पूछ रहा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से 20 मीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर कोई वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो आप याद कीजिए, अगर यही इसी को हमने क्या किया था, इधर माध्यम n1 मान लिया था, इधर माध्यम n2 मान लिया था, फिर इधर क्या हो गया, n1 हो गया। कंडीशन वही हुआ ना, सेम कंडीशन। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, n2/v माइनस n1/u = n2 - n1 और बटे में r। n2 बराबर क्या दिया हुआ आपका 3/2, n1 बराबर कितना दिया है 4/3 वैल्यू रख, और u बराबर कितना दिया है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, -20 सेंटीमीटर। तो सॉल्व कर लो भाई। n2 का मान कितना है 3/2/v माइनस n1 का मान कितना है 4/3, ये आपका n1 है। ठीक है, अपान -20 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा n2 - n1, तो n2 यानी कि 3/2 - 4/3 अपान r का मान कितना दिया है 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये आपका हो जाएगा 3/2/v माइनस माइनस प्लस, और 4 × 4 4 × 5 = 20, 3 नीचे आ जाएगा तो 5 × 3 = 15 प्लस 1/15। ठीक, इक्वल टू इसको सॉल्व कर लो। 3 त्रिका 4 दूनी 8, तो 9 में से 8 गया 1/6, तो 1/60, 6 नीचे आ जाएगा 60 हो जाएगा। तो 3/2/v = 1/60 माइनस 1/15। एलसीएम कितना हो गया 60, एलसीएम कितना हो गया 60। ठीक है, तो 1 - 4, ठीक है, 15 चौका 60, तो 3/2 × v = इतना आ गया। तो आगे देखो 3/2/v = -3/60, तो 3 × 1 = 3, 20 × 3 = 60। तो यहाँ से b को उधर कर दो, बाकी इसको इधर कर दो, तो 3/2 अपान ये इधर भाग में 20 इधर आएगा। ठीक है, गुणे में हो जाएगा, तो यानी कि 3/2 × 20 = -v 10, तो v = कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है
द्रव्य तरंगे क्या होती हैं? ये तीसरे का घा है, ठीक है, तीसरे का ये गा था, अब घा सॉल्व कर रहे हैं। द्रव्य तरंगे क्या होती है? सिद्ध कीजिए कि बी विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य लेमडा इक्वल टू 12.27 बटे अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये आपका डेरिवेशन है, ठीक है, न्यूमेरिकल के नाम पे क्या है? डेरिवेशन है। और इसको प्रूफ कैसे करना है हम जानते हैं। क्या जानते हैं? डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? कोई बताओ भाई कमेंट बॉक्स में कि डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, ठीक है। हाँ, प्लैंक कांस्टेंट के टर्म में जो है कितनी वैल्यू होती है? तो लैम्डा इक्वल टू होता है आपका H/mb, जहां पे v की वैल्यू आपको कहां से पुट करना होगा? अभी एक क्वेश्चन हमने आपको बताया था, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो वहां से v इक्वल टू क्या निकल के आया था? v इक्वल टू निकल के आया था 2ev/m, ठीक है, अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो ये वैल्यू जब आप पुट करोगे तो लैम्डा इक्वल टू H/m इंटू अंडर रूट 2ev/m। तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू H/अंडर रूट 2ev, ठीक है। अब आपको करना क्या है? लैम्डा इक्वल टू दो वैल्यू पुट कर देनी है, एक h की और एक e की, और उसके बाद सॉल्व करोगे तो वही चीज़ आपका आ जाएगा, ठीक है। और h की वैल्यू जो है क्वेश्चन में शायद दिया होगा कि यहाँ पे कोई पेपर में दिया, हाँ दिया 6.63 इंटू 10 की पावर -34। h की वैल्यू होती है 6.63 इंटू h की पावर 10 की पावर -34, ठीक है। और अंडर रूट 2 इंटू ई 1.6 गुणे 10⁻−19, ठीक है, और गुणे अंडर रूट के अंदर कितना है? v, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे पूरा तो ये चीज़ आपका आ जाएगा, और नीचे अंडर रूट v है ये, ठीक है। तो इसको आप क्या करना? सॉल्व कर लेना। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो ना। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो सब 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर में पहला क्वेश्चन है कि 5 हेनरी का प्रेरकत्व, यानी कि हेनरी L इक्वल टू कितना दिया है? 5 हेनरी। इसमें धारा 0.1 सेकंड में, यानी डेल्टा टी का मान कितना दिया है? 0.1 सेकंड। धारा 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है, तो यानी धारा में परिवर्तन डेल्टा आई बराबर कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर, ठीक है। पहले कितनी थी? 12, अब 7 हो गई, तो दोनों का अंतर निकालो, डिफरेंस। तो प्रेरक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा? आपसे ई का मान पूछ रहा है। तो सिंपल सा फार्मूला होता E इक्वल टू L इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, माइनस में, ठीक है। और डेल्टा आई आपका माइनस में ऑलरेडी है ये। E इक्वल टू -L का मतलब 5, इसका मान कितना है? -5, डेल्टा टी का मान 0.1, कितना आ गया? 25 बटे 0.1, यानी कि आ गया 250 वोल्ट, ठीक है, 250 वोल्ट। दशमलव खत्म करने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, आ जाएगा आंसर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी बच्चे अनसॉल्व पेपर से आंसर मैच करने की कोशिश कर रहे होंगे तो ऐसी गलती भूलकर भी मत करना। अनसॉल्व पेपर में बहुत सारे आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। अनसॉल्व पेपर में बहुत सारा आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप अनसॉल्व पेपर के आंसर पर मत जाइए। आप एनसीईआरटी, अगर मिलाना ही किसी को आंसर है तो आप क्वेश्चन को एनसीईआरटी के बुक में ढूंढिए और वहाँ पर मिलाइए, ठीक है, आंसर आपका मैच करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अनसॉल्व पेपर में जो आंसर दिया है उससे मैच करा लें, तो उससे मैच नहीं करेगा। कोई कोई क्वेश्चन करेगा, कोई कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गलत दिए। इसमें हम भी काफ़ी देर तक, मतलब करीब घंटे 1.5 घंटे तक परेशान थे, ठीक है। उसके बाद पता चला कि नहीं, ये हमने देखा, कई सारे क्वेश्चन को देखा कि उसके आंसर ही जो है गलत दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 का घा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का घा है। सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, साथ ही साथ अपना अनसॉल्व पेपर भी खोल के रखो, जिससे कम से कम हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको भी पता चले ना कि हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले सेट का चौथे का घा। एक कण 0.8 टेस्ला, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, एक कण 0.8 टेस्ला चुंबकीय, V = 0.8 टेस्ला के अंतर्गत 2 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है, 2 सेंटीमीटर व्यास के वृत्तीय गति में गति करता है। तो त्रिज्या कितनी है भाई, R = 2 सेंटीमीटर। एक सेकंड, व्यास दिया हुआ तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। 100 वोल्ट बटे मीटर विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र का मान क्या दिया है, E = अभी 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन समझा रहे हैं, लिख लेने दो, वोल्ट पर मीटर। सरल रेखीय हो जाता है तो इस कण का विशिष्ट आवेश Q/m ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन समझो ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कण है, कोई एक कण है जो 0.8, ठीक है, 0.8 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में कैसे गति कर रहा, वृत्तीय गति कर रहा। कैसे गति कर रहा, वृत्तीय गति कर रहा, इस तरीके से। लेकिन जब इस कण को चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये रेखीय गति करने लगता है। कैसे करने लगता है, रेखीय गति करने लगता है। तो इस कण का विशिष्ट आवेश ज्ञात करो, यानी कि Q/m निकालना है। तो भाई जब रेखीय गति कर रहा है तो इस कंडीशन में हम निकाल लेते हैं इसका क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या क्या हो जाएगी अगर रेखीय गति कर रहा है, R = क्या होता है त्रिज्या, mb/qv, ये चीज होता है। हमें निकालना क्या है, Q/m निकालना है। तो Q/m को इस साइड करो, तो Q/m = हो जाएगा आपका V/VR। अब आ जाओ, ये क्या हो रहा, चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र में आ जा रहा है, तो इसका वेग कितना होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र से अगर आपका वैद्युत क्षेत्र में आएगा तो वेग, वेलोसिटी V = हो जाता है E/v, ठीक है। तो V की जगह आप रखो E/v, तो ये हो गया E/v इंटू VR पहले से है, तो कितना हो गया, Q/m = E/v²R। अब वैल्यू रख लो, E का मान दिया है, B का मान दिया, R का मान दिया, सारे मान दिए, मैं वैल्यू निकाल लो, ठीक है। जितना आए इतना कूलाम पर द्रव्यमान से भाग है पर केजी, ठीक है, जो भी आए इतना कूलाम पर किलोग्राम या कूलाम पर केजी, ठीक है। वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो, कर दें। ई का मान कितना है, 0.8 अपान V का मान कितना है 100 भाई, एक सेकंड, E है ना, ऊपर E है, तो E की जगह 100, B की जगह 0.8, V² है तो 0.8 गुणे 0.8 और इंटू R का मान सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदलोगे, 1 गुणे 10 की घात -2, तो 1 गुणे 10 की घात -2, ठीक। अब देखो कितना आएगा, 100 बटे में 64, 0.64 इंटू 1 और 10 की पावर चला गया ऊपर, गुणे 10 की घात 2, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा, तो ये 10 की घात 2, 10 की घात 2 कितना हो गया, 10 की पावर 4, तो ऊपर हो गया 10 की पावर 4, नीचे हो गया 0.64। अब ये दशमलव हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ऊपर हो गया 100 गुणे 10 की घात 4, नीचे 100 से गुणा करोगे दशमलव हट जाएगा, आ गया 64, ठीक है। अब इसको काट दो, 4 से कट जाएगा, 25 चौका 100 और 16 चौका 64, तो 25 बटे में 16 गुणे 10 की घात 4, गुणे 10 की घात 4, ठीक है, सही है।
स्क्वायर है, 8 अठाई 64, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना कूलाम पर केजी, इतना कूलाम पर केजी, ठीक। हाँ, आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये रहा होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है होमवर्क में है और वो अंग के द्विसलिट प्रयोग का क्वेश्चन है कि अंग के द्विसलिट प्रयोग में ये है क्वेश्चन नंबर आपका 5 का अंगा का अथवा वाला पार्ट, ठीक है। 5 के अंगा का अथवा वाला पार्ट है। अंग के द्विसलिट प्रयोग में एक स्लिट के सामने 1.5 अपवर्तनांक की पारदर्शी पतली शीट रखने पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज 10 मिलीमीटर विस्थापित हो जाती है। यानी पहले केंद्रीय फ्रिंज जहां मिल रही है, ठीक है, वो तो मिल रही है, लेकिन अगर हम क्या करना है, स्लिट के सामने प्रयोग में 1.5 अपवर्तनांक की कोई पारदर्शी पतली शीट रख देते हैं या पतली चद्दर रख देते हैं, तो वो जो दीप्त फ्रिंज थी वो 10 मिलीमीटर विस्थापित हो जाती है। अगर यहाँ मिल रही है तो 10 मिलीमीटर दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे कहीं मिल जाएगी, ठीक है। यदि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी, ठीक है, 1.5 mm हो और स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी, ये जो कैपिटल डी होती है, उसका मान दिया है 1 मीटर है, तो स्लिट की मोटाई ज्ञात कीजिए। स्लिट कितनी मोटी है उसकी हमें क्या निकालनी है, मोटाई निकालनी है। ये क्वेश्चन क्या है, होमवर्क में है, क्योंकि अंग का द्विसलिट प्रयोग है और इसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसको ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो पूछ लीजिए, कल के वीडियो में बता दिया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम बच्चे यही करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, सर बता दीजिए नहीं आया। ऐसा मत करो, पहले ट्राई करो और जब ना आए तब पूछो, ठीक है। आ जाओ भाई दूसरे सेट में। दूसरे सेट का पहला क्वेश्चन है कि एक प्रेस 400 वाट, ठीक है, 450 वाट की एक विद्युत प्रेस है, उसको 225 वोल्ट पर चलाया जाता है, तो उस प्रेस का प्रतिरोध कितना होगा। वाट दिया है, ठीक है, P इक्वल टू होता है VI T, ठीक है। यहाँ पे हालांकि T से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका निकालना प्रतिरोध, तो I इक्वल टू क्या होता है, B/R, तो वैल्यू रख दो। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, B²/R, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, B²/P। B² का मान कितना है, 225 वोल्ट, 225 गुणे 225/450, 225 एक के 225, 225 दूना 450 यानी 2 आया कितना, 225/2, भाग करोगे 11.5, ठीक है, इतना ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, समान लंबाई के 2 तांबे के तारों के व्यास का अनुपात दिया हुआ 1.2, उनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करके जल्दी आंसर बताओ, तब तक कोई हमको बुला रहा, देख लेते हैं। आ गया, अरे भाई नहीं आया, सिंपल से देखो। R इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, ρL/A। अरे लंबाई समान है, व्यास का अनुपात दिया है, व्यास यानी 2, मान लेते हैं पहले का व्यास 2R1 है, दूसरे का व्यास 2R2 है, ठीक है। 2R1/R2 बराबर दिया है 1/2, ठीक है। R1 और R2 का अनुपात दे ही दिया है, तो फिर दिक्कत वाली क्या बात है। वैल्यू रखो, पहले का प्रतिरोध R1 बराबर ρL/A पाई R², ठीक है। तो R की वैल्यू यहाँ से रख लो, R की जगह क्या रख दो, R1। R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρL/π/R2, भाग कर दो, तो ρL से ρL कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो R1/R2 बराबर 1/R1, ठीक है, 1/R2 पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा R2/R1, तो इसको भी पलट दो, ठीक है। तो R2/R1 बराबर 2/1, यानी कि 2:1। तो पूछा क्या है, उनके प्रतिरोधों का अनुपात, तो प्रतिरोधों का अनुपात यानी R1/R2 बराबर 2:1। आ गया।
अगला क्वेश्चन अर्धायु का है, पढ़ना ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है, तो फिर फालतू क्यों पढ़ें। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 बोल्ट, 200 बोल्ट, ये आपका है तीसरे का घा का अथवा पार्ट। 200 बोल्ट और 0.2 एम्पियर धारा वाले बल्ब के तंतु के तार की लंबाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध दिया हुआ 5 × 10⁻⁷ ओम मीटर है। तार का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी आर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? व्यास 2r। क्या निकालना है? 2r। फार्मूला यही अप्लाई करना है। तो r इक्वल टू क्या होता है? ρl/a। ए की जगह क्या हो जाएगा? ρl/πr²। अगर यहाँ से हम r का मान निकाल लें, क्या मान? r का मान निकाल लें, त्रिज्या निकाल लें, तो 2 गुना कर देंगे, व्यास आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें r निकालना होगा। बोल्ट कितना दिया है? 200। धारा कितना है? 0.2 एम्पियर। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा? V/I, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर क्या हो जाएगा? V/I। तो V/I, B का मान 200 बटे 0.2, यही है ना, कुछ और है? सही है, यही है। तो कितना आ गया? 2000 ओम। बहुत ज़्यादा आ गया यार, नहीं 1000 ओम, ठीक है, 1000 ओम। इसका विशिष्ट प्रतिरोध दिया, आर का मान निकाल लिया हमने 1000। रो का मान दिया हुआ 5 × 10⁻⁷, तो 5 × 10⁻⁷। एल लंबाई कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 10⁻²। अपान पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, जो आपको समझ में आए लिख लो, ठीक है। पाई रहने दो, r²। तो r² को इधर ले आओ, तो r² बराबर, और इसको उधर कर दो, तो 20 पंचे 100। इसका इससे गुणा कर दो, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे? × 10⁻⁹ अपान नीचे चला जाएगा 1000 और साथ ही साथ पाई। 1 2 0 कैंसिल हो गए, और इससे ये 10 है, ठीक है। तो 10 का मतलब होता है 10⁻⁻1, नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो r² इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻10 और नीचे पाई, ठीक है। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इम्प्लाइज करेगा r इक्वल टू 10⁻⁵ अपान √π। हमें निकालना है व्यास, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? इसी में 2 से गुणा कर दो, इसी में क्या करो? 2 से गुणा कर दो। तो व्यास बराबर आ जाएगा 2 × 10⁻⁵ अपान √π। अब पाई का मान रख लेना, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन के लिए देखिए एक फिगर बना हुआ है, तो पहले तो हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है। अब भले बोल दिए क्वेश्चन नहीं राइट करेंगे, लेकिन फिगर तो बनाना ही पड़ेगा हमको। कितने बच्चे तो मन ही मन गाली दे रहे होंगे, अरे सर जी क्वेश्चन भी लिख देते तो कितना अच्छा होता। यार देख ही रहे हो, क्वेश्चन भी लिखेंगे तो एक वीडियो में केवल एक ही सेट सॉल्व हो पाएगा, वो भी लघु उत्तरीय का, ठीक है। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत एफर्ट आप लोग भी लगा लीजिए, थोड़ी बहुत मेहनत हमारे साथ आप भी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आपको देना है। चलिए, फिगर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। जब तक हम फिगर बना रहे हैं तब तक आप लोग सॉल्व करिए। जिसको क्वेश्चन आ रहा है सॉल्व करके आंसर बताओ, और जिसको नहीं आ रहा ध्यान से देखते जाओ, ठीक है, ट्राई करो। यही होता है अनसॉल्व पास में होने का फ़ायदा। इधर हम क्वेश्चन लिख रहे हैं जब तक, तब तक आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मेरे नसीब इधर से धारा निकल के जा रही है I, यहाँ 2 भागों में बट गई
I1, इधर गई I2 और यही I बराबर है I1 प्लस I2 के। 6 वोल्ट की बैटरी लगा ली गई है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये 15 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है 30 ओम का प्रतिरोध, यहाँ पे लगा हुआ R और यहाँ पे लगा हुआ है 6 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ, देखो क्वेश्चन कह रहा है संलग्न चित्र में यदि G में कोई विक्षेप नहीं है, यानी G में कोई भी विक्षेप नहीं है, मतलब कि ये संतुलन की अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? संतुलन की अवस्था में। और फिगर देखते ही क्या पता चल रहा है? ये व्हीटस्टोन सेतु है, यानी P/Q बराबर R/S। क्या हो जाएगा? 15/30 बराबर R/6। 15 1 के 15, 15 दूनी 30, तो 1/2 बराबर 1 R/6, R/6। ठीक है, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 3, R बराबर 3 ओम। ठीक है, तो R का मान निकल के आ गया 3 ओम। ठीक है, अब दूसरी बात, साथ ही साथ पूछा इसमें बहने वाली धारा यानी I1 प्लस I2, कुल धारा का मान निकालना। तो धारा I बराबर क्या होता है? फार्मूला V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा? B/R। और R का मतलब ये वाला R नहीं, ठीक है, जहाँ पे R क्या है? B/R का मतलब है कुल प्रतिरोध। ठीक है, कुल प्रतिरोध। बात समझ में आ गई? टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब ये जितने भी ये फुटकर में जुड़े हुए हैं, ठीक है, चिल्लर में, सबको जोड़ लेना है। तो जब ये शून्य विक्षेप की स्थिति में है तो यानी इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? इसका सेकंड टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, यानी ये दोनों श्रेणी क्रम में है। किस में है? श्रेणी क्रम में। सीधे सीधे जोड़ लो तो 15 3 18, ये कितने हो गए? 30 6 36। ठीक है, तो यानी अब 18 और 36 ये आपके मिल गए समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या होता है? फार्मूला 1/R इक्वल टू 1/18 प्लस 1/36। एलसीएम हो गया 36। ठीक है, 2 प्लस 1, तो 1/R बराबर आ गया 3/36। 3 1 के 3, 12 3 36, तो R का मान आ गया 12। ठीक है, 12 ओम। पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ गया? 12 ओम। वैल्यू बैटरी कितने हैं? 6 वोल्ट की, तो 6/12 यानी 1/2 बराबर 0.5 एम्पियर की धारा बहेगी इस परिपथ में। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन देखो भाई, होमवर्क के लिए तैयार हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रसारण केंद्र से, कोई प्रसारण केंद्र है, 300 मीटर की तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें प्रसारित की जाती हैं। ठीक है, कोई प्रसारण केंद्र है जहां से 300 मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंगें प्रसारित की जाती है। एक 2.4 माइक्रोफैरड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली का प्रेरकत्व की परिकल्पना कीजिए, यानी कि ये आपके LCR में अनुनादी कंडीशन आपको याद होगा, वहाँ पे जो हमने पढ़ाया था वहाँ से। ठीक है, वहाँ पे अनुनादी कंडीशन के लिए हमको चाहिए होता अनुनादी फ्रीक्वेंसी। हमको तरंग दैर्ध्य दिया है, ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य और फ्रीक्वेंसी में क्या संबंध है? तो फ्रीक्वेंसी, तरंग दैर्ध्य दिया, तरंग दैर्ध्य की सहायता से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और फ्रीक्वेंसी की सहायता से क्या निकाल लेंगे? C का मान दिया ही है। अरे भाई, अनुनादी कंडीशन के लिए XL इजकल टू होता है XC और XL इजकल टू क्या होता है? L ओमेगा, और ये क्या होता है? 1/ωc। तो ये इधर आओ, कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 1/LC, तो ओमेगा यानी 2πf, तो ओमेगा इजकल टू कितना हो जाएगा? 1/√LC। ठीक है, ओमेगा इजकल टू होता कितना है? 2πf। फ्रीक्वेंसी 1/L अंडर रूट के अंदर LC, तो फ्रीक्वेंसी F इजकल टू 1/√LC
2 पाई अंडर रूट एल सी। यहाँ पे आपको सी दे दिया है, क्या दिया है, सी दे दिया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमको नहीं पता है तो तरंग दैर्ध्य मिला हुआ, तरंग दैर्ध्य से हम क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, और जब फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और सी की वैल्यू रख दो, बचा आपका एल, एल का मान निकाल लो, ठीक है, हो जाएगा ना, ट्राई करना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। दो बिंदु आवेश +9 कूलाम तथा +E, ठीक है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच में एक आवेश Q को कहाँ पर रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में हो। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए हिंट आपको हम बता देते हैं, कैलकुलेशन आप लोग स्वयं करेंगे, पूरा हिंट देखिए। चलिए अब हो सकता बहुत जल्द लाइव क्लास की व्यवस्था करें, ठीक है। देखिए भाई, एक 9 कूलाम +9E, दूसरा +E है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर, कितनी है, 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके बीच में कोई एक और आवेश Q रखा जा रहा है, कोई आवेश Q रखा जा रहा है, ठीक है, कोई आवेश Q, प्लस एक माइनस है, प्लस ही होगा, माइनस रखने का तो सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो Q आवेश रखा जा रहा है। अब इसको हम कहाँ रखें, कितनी दूरी पर रखें कि ये बैलेंस, यानी ये चुपचाप यहाँ बीच में पड़ा रहे। अब देखो, ये चार्ज है, इस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, यानी ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा और ये आवेश भी इस आवेश पर बल लगाएगा, ठीक है। ये इसको खींचेगा अपनी तरफ, ये इसको खींचेगा अपनी तरफ, तो दोनों के खींचातानी में ये बेचारा बीच में पिसेगा, लटकेगा, ठीक है। तो ये एक ही कंडीशन है कि ये चुपचाप खड़ा बेअसर हो सकता है जब इधर से लगने वाला बल और इधर से लगने वाला बल दोनों क्या हो, बराबर हो। इधर से लगने वाला बल और इधर से लगने वाला बल दोनों जब बराबर हो तभी ये बेचारा संतुलन की अवस्था में रह सकता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं। देखो भाई, तो मान लेते हैं इसको हम L दूरी पर रख दे रहे हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, L, तो इधर बची हुई दूरी कितनी हो गई, 16 - L। अब मान लो एक चार्ज ये, दूसरा चार्ज ये, इन दोनों के बीच लगने वाला बल F और इनके बीच में लगने वाला बल F2 मान लो, इसको F1 मान लो। F1 बराबर क्या करना, F2 वैल्यू रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 9E इंटू Q अपान इनके बीच की दूरी L² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी Q इंटू Q2E बटे इनके बीच की दूरी 16 - L का होल स्क्वायर। तो जो कट रहे हैं उनको काट दो, जो बच रहे हैं उनको बचा लो, जो मर रहा है उसको मारो, ठीक है। ये गया, ठीक, आया कितना, 9/L²। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 9/L² इक्वल टू इधर बचा 1/16 - L का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से स्मार्ट दिमाग, ठीक है। अब इसको अगर तिरछा गुणा करके सॉल्व करोगे तो फंस जाओगे, क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा, क्वेश्चन बहुत लंबा, कैलकुलेशन लंबा खींच जाएगा अगर यहाँ पे आप तिरछा गुणा करके सॉल्व करने की कोशिश किए तो, ठीक है। तो करना क्या है, ध्यान से समझो। 9 लिखा हुआ है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग और नीचे L² है ही है, इक्वल टू 1/16 - L का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये 3/L का टोटल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये होता है स्मार्ट दिमाग, इसको लिख सकते हैं ना, और इसको 1/16 - L टोटल का होल स्क्वायर। तो दोनों पक्षों का जब ऑलरेडी वर्ग है तो वर्ग हम हटा भी सकते हैं, दोनों पक्षों का अंडर रूट ले लो, तो कितना हो गया, 3/L इक्वल टू 1/16 - L। अब तिरछा गुणा करो, आ जाएगा। कितने बच्चे कॉमन दिमाग यही लगाएंगे, यहाँ तक पहुँचने के बाद सीधे क्या करेंगे, टूई टूई,
तिरछा गुणा कर देंगे और उसी में जाके कैलकुलेशन में द्विघात समीकरण बनाएंगे और उसी में उलझे रहेंगे गुणनखंड तक निकाल के। तिरछा गुणा करो, 16 दिया 48 माइनस 3l इक्वल टू l, इसको भेज दो उस साइड, तो ये आ गया 48 इक्वल टू 4l, तो l इक्वल टू आ गया 12, l इक्वल टू कितना आ गया 12, ठीक है, सेंटीमीटर। तो हम इस चार्ज को कहाँ रखेंगे, 9 कूलाम वाले आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, ठीक है, 9 कूलाम वाले आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, ठीक है, समझ में आया अच्छे से। तो इस तरीके से आपके दूसरे सेट के लघुत्तरीय प्रश्न हो गए सॉल्व। आ जाओ तीसरे सेट पर, ठीक है, तीसरे सेट का पहला क्वेश्चन है, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू दिया हुआ है 1.2 I प्लस 1.6 J न्यूटन पर कूलाम, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है। और दिया हुआ है कि y माइनस जेड तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल वेक्टर ए इक्वल टू दे दिया कितना 0.2, y है तो यानी कि i कैप j कैप माइनस z है तो 0.2 के कैप, ये दे दिया क्षेत्रफल। इस आयताकार पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है ई डॉट ए, यानी कि ई ए कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ पर कितना है, थीटा तो ऑलरेडी भाई 0 डिग्री होगा, कैसे समझो, ये दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता I और J, I का मतलब हो गया X और J का मतलब हो गया Y। तो अगर हम जिस रूम में खड़े हैं या आप जिस रूम में बैठे हैं वहाँ पे ध्यान से इमेजिन करो, सारी चीज़ें आपको दिखेगी। ये वाली लेंथ, ठीक है, इस वाली लेंथ को X एक्सिस मान लो और उस साइड वाली लेंथ को क्या मान लो Y एक्सिस, और ऊपर वाले को क्या मान लो Z एक्सिस। तो अब बात करें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है x और y, यानी कि ऐसे जा रही है x से y, x y बिल्कुल ऐसा फ्लोर पे, एकदम क्या है फ्लोर पे, यानी ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे। a पे आ जाओ, a पे आपका j का मतलब हो गया y और इसका मतलब हो गया z, y और z, ठीक है। तो y आपका क्या है, y उधर है और z ऊपर की तरफ है, y उधर है और z क्या है आपका ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो y और z यानी कि इस तरीके से, कैसे है ऐसे है। तो जब उसका क्षेत्रफल वेक्टर लोगे तो क्षेत्रफल वेक्टर भी ऐसे आएगा, तो उसके क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में कोण कितना है 0 डिग्री, तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा ई डॉट ए। और वैसे भी हमें कोण से कोई लेना देना है ही नहीं, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा तो कर दो, वैल्यू रखो, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए 1.2 I प्लस 1.6 J डॉट 0.2 J माइनस 0.2 K, ठीक है। तो I का I के साथ, इसमें I है नहीं तो I वाला हो गया 0, J का J के साथ इसमें J है, इसका इसके साथ करोगे तो 16 दूनी 32 यानी 0.32, K का K साथ इसमें K है, इसमें K है नहीं तो आ गया 0, ठीक है। कितना आ गया, इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। या इसका मात्रक क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई का मात्रक 0.32 न्यूटन पर कूलाम, और साथ ही साथ इसका मात्रक क्या है मीटर स्क्वायर, तो यानी क्या हो गया 0.32 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, ठीक है।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरे का क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं, परिभाषा लिखो। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा दी 0.3 एम्पियर की धारा 0.001 सेकंड में शून्य कर दी जाती है। पहले धारा थी 3 एम्पियर, अब कितनी हो गई, शून्य। तो डेल्टा आई बराबर कितना आ गया, 3 एम्पियर, और डेल्टा टी बराबर कितना है, 0.001 सेकेंड। ठीक, तो पूछ रहा है जो द्वितीयक कुंडली में 15,000 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, तो कुंडली का अन्योन प्रेरण गुणांक m निकालिए। विद्युत वाहक बल E बराबर दिया है 15,000 वोल्ट, डेल्टा I बराबर दे दिया आपको 3 एम्पियर माइनस का, ठीक है, क्योंकि डेल्टा I बराबर क्या होता है, I2 माइनस I1, I2 आपका 0, I1 3 है तो माइनस में आ जाएगा। डेल्टा टी का मान दिया है 0.001 सेकेंड, ठीक है, 0.001 सेकेंड। अन्योन प्रेरण गुणांक m इक्वल टू फार्मूला होता है E अपान माइनस के डेल्टा I अपान डेल्टा टी। तो E का मान माइनस 15,000 बटे डेल्टा I का मान -3 बटे इसका मान 0.001। तो माइनस से माइनस प्लस ये चला जाएगा ऊपर, तो 15,000 गुणे 0.001 बटे 3, 3 एक के 3, 3 पचे 15, ठीक है। तो आया कितना, 5,000 गुणे 0.001। अब अगर इससे आप गुणा करोगे तो 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव है और इधर 3 जीरो है ठीक है, तो तीनों जीरो आपके सीधे सीधे खत्म हो जाएंगे। m इक्वल टू आ जाएगा 5 हेनरी। m इक्वल टू कितना आ गया, 5 हेनरी, ठीक है। इसको गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 3 अंक पे दशमलव, दशमलव खत्म कर देगा 3 जीरो। अगला देखो, इसमें एक दो फिगर बने हुए हैं और दोनों हम बना लेते हैं पहले फिगर, ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन, अथवा वाला क्वेश्चन और उसके पहले जो आपका तीसरे का घा है, दोनों में फिगर है, तो दोनों फिगर वाले क्वेश्चन दोनों में बना लेता हूं, उसके बाद समझाता हूं आपको, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का घा है और ये इसका अथवा पार्ट है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आर में से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का मान, यानी इसमें से कितनी धारा होकर बहेगी, इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये स्टूडेंट समझ लो कि धारा इस डायरेक्शन में यानी प्लस से माइनस की ओर इधर बहेगी। ये जो आपका लगा हुआ डायोड, क्या है, डायोड। डायोड अगर अग्र अभिनत में है तब तो धारा बहेगी, अगर पश्च अभिनत में जुड़ा हुआ है तब तो धारा नहीं बहेगी, ठीक है। डायोड ठीक उसी तरीके से होता है जैसे हैंडपंप में वार्सल आपने देखा है कि जब आप क्या करते हैं, हैंडल को नीचे ले जाते हैं तो वार्सल का वाल्व खुल जाता है, यानी पानी नीचे से ऊपर आ जाता है। पानी क्या होता है, नीचे से ऊपर आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वाल्व बंद हो जाता है, वाल्व बंद हो जाता है, यानी ऊपर आया हुआ पानी नीचे नहीं जा पाता और वो वार्सल के साथ ऊपर ही आता जब आप उसको नीचे दबाते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से ये अगर डायोड वाल्व आपका अग्र अभिनत में है तब तो धारा बहेगी, पश्च अभिनत में है तो धारा नहीं बहेगी। तो ये अग्र अभिनत में है, ये भी अग्र अभिनत में है, तो धारा बहेगी, यानी धारा इसमें बहेगी। I बराबर हो जाएगा B अपान R। B का मान दिया है 3 और R का मान दिया 30, तो 1/10 एम्पियर धारा पहले वाले में तो बहेगी, ठीक है। इसको अगर पहला नाम दे दें तो पहले में तो धारा 1/10 एम्पियर। दूसरे में आ जाओ,
ये भाई साहब उल्टे लगे हुए हैं, तो इसमें से धारा नहीं बहेगी, इसमें से भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे R में बहने वाली धारा I का मान कितना होगा? 0 होगा। बात समझ गए? यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे कह रहा है कि AB की लंबाई 4 मीटर है। AB की लंबाई कितनी है? 4 मीटर है, और ये 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, इनके बीच में गैल्वेनोमीटर में है। तो गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति के लिए AB के बीच में गैल्वेनोमीटर को कहाँ पर जोड़ें? तो हम मान लेते हैं A वाले सिरे से L मीटर की दूरी पर जोड़ लेते हैं, और इस तार का विशिष्ट प्रतिरोध मान लेते हैं कितना है? रो। तो यहाँ पे कोई पॉइंट C मान लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम जोड़ लिए तो तार AC का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? AC। ठीक है, तार AC यानी RAC का प्रतिरोध रो L। इधर दूरी कितनी बच गई आपकी? 4 माइनस L मीटर, 4 माइनस L, तो RCB रो 4 माइनस L। ठीक है, अब शून्य विक्षेप की स्थिति के लिए ये व्हिटस्टीन सेतु यानी बैलेंस की कंडीशन में, यानी कि R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा? R3 बटे R4। ठीक है, तो शून्य विक्षेप की स्थिति के लिए 10 बटे 20 बराबर, पहले 10 लिखे हो तो इसके सामने ये है, तो ये कितना हो जाएगा? रो L अपान, और इसके सामने ये है। ठीक है, तो रो 4 माइनस L, तो रो से रो गए निपट, आया कितना? 1 बटे 2 इजकल टू L अपान 4 माइनस L, तिरछा गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 4 माइनस L इजकल टू 2L। ठीक है, और इसको इधर भेज दो, तो L इजकल टू 4 इजकल टू ये हो गया 3L, L इजकल टू आ गया 4 बटे 3, तो 4 बटे 3। ठीक है, और L टोटल लंबाई है, 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 बटे 3 ओ ठीक है, तो L इजकल टू कितना आ गया? 4 बटे 3 मीटर। ठीक है, 4 बटे 3 मीटर की दूरी पर जो है हम इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? और देखो इस सेट के यानी तीसरे सेट के कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिल रहे हैं, क्योंकि आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो हम बता देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चौथे का खा और गा, चौथे का खा और गा, और पांचवें का गा। ठीक है, पांचवें का गा, ये क्वेश्चन आपके इस सेट नंबर 3 से होमवर्क में। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो यहाँ तक चीज़ें, जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया, और साथ ही साथ आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो सभी लोग, जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जितने भी न्यूमेरिकल समझाए गए प्रॉपर तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब इस सेट के न्यूमेरिकल जो लघु उत्तरीय वाले हैं उनको आप कर लेंगे। अब इसके बाद जो 5 नंबर वाला बचा है वो आपको बाद में करवाया जाएगा। ठीक है, अभी पहले ये तो कंप्लीट हो जाए 60 वाले। ठीक है, तो आप सभी कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना, और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिला है इसको ट्राई करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अगर ना आए तो पूछ लेना। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो बात समझ गए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।